गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जनरल इंट्रोडक्शन और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। और हम ये पढ़ रहे थे कि जो आयन्स यहाँ जनरेट हुए, इनका हम मैग्नेटिक फील्ड में से इनको पास करवाते हैं तो इनका क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। और डिफ्लेक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा उस आयन का मास क्या है और उस आयन पर चार्ज कितना है, यानी m/z जो रेशियो है उस पर उस आयन का पूरा डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा। यानी m/z रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। इतना हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री या कहूँ मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है सैंपल इंजेक्शन, अर्थात इसमें हमको सैंपल को इंजेक्ट करवाना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेपराइजेशन, अर्थात इसको हीट दे करके इसका क्या करते हैं, वेपराइजेशन करते हैं। और फिर थर्ड स्टेप है आयोनाइजेशन, अर्थात इसके ऊपर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, जिससे उसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन, यानी आयंस का, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। फिर इसी चैम्बर में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, यानी ये आयंस छोटे आयनों में टूटते हैं। और ये फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से होता है, इसका हम अलग से वीडियो बना करके विस्तार से अध्ययन करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन यानी मोर स्टेबल आयन का फॉर्मेशन होगा, किस किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होगा, उसका हम अलग से एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। फ्रेगमेंटेड जो आयंस होते हैं उनको फिर एसिलरेट करवाया जाता है, उनको गति दी जाती है बाय नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। जो प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनकी सहायता से इनको एसिलरेट करवाया जाता है। और फिर इनको जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से पास करवा करके इनका डिफ्लेक्शन करवाया जाता है। डिफ्लेक्शन के पश्चात, डिफ्लेक्शन से ही इनका मास सेपरेशन हो जाता है, अर्थात m/z रेशियो के अनुसार ये सेपरेट हो जाते हैं। और डिटेक्टर की जो प्लेट है उसके ऊपर अलग अलग एंगल में आकर के ये हिट करते हैं, जिससे जो डिटेक्टर है इनको उसी अनुसार डिटेक्ट कर लेता है। और फिर लास्ट में हमें एनालाइजर के द्वारा एक ग्राफ मिलता है m/z रेशियो से और रिलेटिव अबंडेंस से। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर की जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी मैकेनिज्म। अब हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है, ये देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, इसमें जो नीचे आप आयंस देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डिफ्लेक्टेड मैक्सिमम इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, अर्थात ये जो आयंस आप देख रहे हैं ये 4 आयंस हैं। ए नंबर का जो आयंस आप देख रहे हैं ऑक्सीजन O2 प्लस, यानी एक चार्ज है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो कितना है, 16। ऑप्शन ए में ये दिया हुआ। ऑप्शन बी में है हमारे पास O2 प्लस 1 चार्ज, लेकिन मास नंबर है 18। ऑप्शन सी में हमारे पास दिया हुआ है O2 चार्ज है यहाँ पर +2 और मास नंबर है 16। और डी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है वही O2, मास नंबर 18 है, चार्ज +2 है। ये 4 ऑप्शन हमको दे दिए गए और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डिफ्लेक्टेड मैक्सिमम इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर में इनमें से जो आयंस जो नीचे दिए गए हैं इनमें से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसका होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जिसकी जो डिफ्लेक्शन डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए। और ये हम पढ़ भी चुके हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिपेंड करता है मास टू चार्ज रेशियो पर, यानी जिस आयन का मास टू चार्ज रेशियो जितना कम होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, यानी जिस आयन का मास टू चार्ज रेशियो जितना कम, डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा। ये देखिए रिलेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा, डिफ्लेक्शन भी डिफ्लेक्शन कम, मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा, डिफ्लेक्शन कम। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट करना है।
सभी आयनों का 1/1 करके, और जिस भी आयन के लिए मास टू चार्ज रेशियो मिनिमम आएगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहला जो आयन है वो है ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल +1 चार्ज के साथ में मास नंबर 16। तो एक ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास नंबर है 16 है, तो यहाँ पर 2 एटम है, तो दोनों का यदि मास अपन कैलकुलेट करें तो 16 + 16 कितने हो गए 32, और चार्ज कितना है 1। तो हमारे पास इसका जो मास नंबर m/z रेशियो कैलकुलेट होकर के आया वो कितना आ गया 32। ऑप्शन बी में देखिए O2 + 18, मास नंबर कितना है 18, इसका हम m/z रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो मास तो यहाँ पर 2 एटम्स का यदि मास निकालेंगे तो 18 + 18, और चार्ज कितना है +1, तो m/z रेशियो जो कैलकुलेट होकर के आया वो आ गया 36। और ऑप्शन सी के अंदर हमको m/z रेशियो कैलकुलेट करना है तो मास तो हो जाएगा जो, क्योंकि एक एटम का मास नंबर कितना है 16, तो 2 एटम्स का 16 + 16/2, 2/2, चूंकि प्लस चार्ज कितना है यहाँ पर 2 है, +2 में है, तो m/z रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ज कितना है +2, तो m/z रेशियो कैलकुलेट होकर के आया 16, तो m/z रेशियो कितना हुआ 16। और जो ऑप्शन डी है वो है O2 मॉलिक्यूल है +2 चार्ज है, और इसका मास नंबर कितना है 18 है। इसमें जो m/z रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास नंबर 18, दूसरे मॉलिक्यूल का मास नंबर 18/2, 18 + 18 + 2/2 = जो m/z रेशियो कैलकुलेट होकर के हमारे पास में वो कितना गया 18। तो इन जो चारों आयंस हैं, इन चारों आयंस का हमने m/z रेशियो कैलकुलेट कर लिया। पहले आयन का m/z रेशियो 32 आया, पहले आयन का जो m/z रेशियो कितना आया 32, दूसरे आयन का m/z रेशियो 36, तीसरे आयन का m/z रेशियो 16, और चौथा जो आयन है उसका m/z रेशियो 18। और ये हम जानते हैं कि जिस भी आयन के लिए m/z रेशियो जितना कम होगा, m/z रेशियो जितना कम होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने क्या पूछा है, हमें पूछा गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टेड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा, मतलब हमको क्या देखना है मिनिमम m/z रेशियो। तो यहाँ देखिए m/z रेशियो मिनिमम 16 कौन से आयन का प्राप्त हुआ है O2 +2 चार्ज, और 16 कितना है मास नंबर। तो हमारा जो आंसर कैलकुलेट होकर के आया वो कितना आ गया ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो मास स्पेक्ट्रा हम जो प्राप्त करते हैं उस पर हम स्टडी करेंगे कि मास स्पेक्ट्रा में जो पीक्स आती हैं वो किस तरीके से आती हैं और कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, इसका भी अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।